जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। हम आज बीकॉम की बैंकिंग पोर्शन, बैंकिंग सब्जेक्ट का व्यापारिक बैंक के कार्य, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि कॉमर्शियल बैंक के कार्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक या मुख्य कार्य, जिसको हम मेन या प्राइमरी फंक्शन कहते हैं, और तीसरा है गौण कार्य, सेकेंडरी फंक्शन, और चौथा है सामाजिक कार्य, सोशल फंक्शन। व्यापारिक बैंक के कार्यों को हम 3 भागों में बांटे हैं। अब हम इसका एक एक करके एक एक कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से व्यापारिक बैंकों के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है: मेन एंड प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड सोशल फंक्शन। अब इसके बाद इस तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी फंक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बैंक के प्राइमरी फंक्शन, व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य। व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्यों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कुछ किताबों में 3 पूछता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो 2 ऑप्शन देगा तब भी सही है, 3 ऑप्शन देगा तब भी सही है। यहाँ पे 3 भागों में दिखा रहे हैं। तो पहला है जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टेशन डिपॉजिट, और दूसरा है ऋण देना, जनरेट लोन, और अगला है साख का निर्माण करना, क्रेडिट क्रिएट। जनरेटिंग लोन और साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। अब देखिए, सबसे पहले हम जमाएं स्वीकार करने के बारे में जाने, या निक्षेप स्वीकार करना। बैंक का सबसे पहला काम ये होता है कि जनता से उनके धन के अतिरिक्त, जो उनके पास जो व्यय के बाद जो अतिरिक्त धन बचता है, उसे बचत के रूप में सेविंग करने के प्रोत्साहन हेतु उन्हें जमा स्वीकार करती है, और उस जमा को प्रोत्साहन करने के लिए उस पर एक निश्चित दर से ब्याज देती है। प्रेजेंट टाइम में जो ब्याज की दर है आपका 3.5% एनुअल है, प्रति एनुअल, ठीक। जिसपे आपका ब्याज, आपका क्या कहते हैं, जो बैंक शेष होता है, बैंक जो शेष होगा उसी शेष पे देती है। अब देखिए, हम बैंक के एक्सेप्शन ऑफ डिपॉजिट के बारे में पढ़ना है। तो बैंक मुख्य रूप से 4 अकाउंटों के माध्यम से जमाएं स्वीकार करती है जनता से। पहला है करेंट अकाउंट, जिसे हम कहते हैं चालू खाता। पहला है करेंट अकाउंट, जिसे हम कहते हैं चालू खाता। चालू खाता एक बड़े व्यापारियों के लिए होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए खाता होता है। और इस खाते पे बैंक ब्याज नहीं देती, इस पर सुविधाएँ देती है। एक वर्किंग डे पे जितनी धनराशि, एक वर्किंग डे पे जितनी बार व्यापारी चाहे या खाता धारक चाहे पैसा जमा कर सकता है, पैसा निकाल सकता है। एक वर्किंग डे मतलब जो भी बैंक का टाइमिंग है, उस टाइमिंग पे पैसा जमा किया जा सकता है, पैसा निकाला जा सकता है। इस पर कई सुविधाएं दी जाती हैं। सबसे बड़ी सुविधा तो यही है कि एक वर्किंग डे पे जितनी बार एम्प्लॉय क्या कहते हैं, अकाउंट होल्डर चाहे पैसा जमा कर सकता है, पैसा निकाल सकता है। इसी कारण इस पे आपका बैंक ब्याज नहीं देती, इंटरेस्ट नहीं देती है, बल्कि इस पे क्या करती है, ब्याज एक बैंक चार्ज के रूप में पैसा लेती है। इसी पे आपका बैंक ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका वह ऋण के रूप में होता है, जिसमें बैंक खाता धारक के खाते में जमा राशि से अतिरिक्त धनराशि निकालने की सुविधा देती है। इस चालू खाते पे ही दिया जाता है। अगला है बचत खाता, सेविंग अकाउंट। दूसरा नंबर आता है बचत खाता, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है, छोटे बचत धारकों के लिए होता है। छोटे बचत धारक को एक निश्चित धनराशि पे ब्याज दी जाती है, और उनसे बच्चे क्या करते हैं,
पैसा जमा कराया जाता है, इसमें क्या होता है, एक मंथ में या एक वर्किंग डे पे एक बार पैसा निकालने का या डिपॉजिट करने का आदेश होता है। महीने में 3 या 4 से अधिक से ट्रांजेक्शन होगा तो उस पर आपकी बैंक चार्ज लगा देगी। अगर आप सेविंग अकाउंट में 2 या 3 से अधिक बार जब भी आप क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं, तो उस कंडीशन पे बैंक इस पे अपना चार्ज लगाती है। अब नहीं तो नॉर्मल तरीके से एक मंथ में एक बार डिपॉजिट और एक बार विड्रॉल करने की परमिशन आपको ये देता है। बाकी अपने हर बैंकों की अपने रूल पॉलिसी हैं, लेकिन ब्याज दर आपका 3.5% पर एनुअल ही होता है। अगला है सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अमाउंट क्या है कि इस खाते के अंदर एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए जमा कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ पैसे जमा करने हैं तो 5 साल, 10 साल, 6 साल जितना पीरियड होगा उतने समय के लिए आप जमा करेंगे। और इसमें जमा की गई धनराशि को हम एक बार निकालने की सुविधा नहीं होती, बार बार नहीं निकाल सकते। एक बार जमा करने के बाद समय पूरा होने पर जितने समय बाद जमा किए होंगे उतने समय बाद ही हमको इस खाते का भुगतान प्राप्त होगा। इस खाते पे सबसे अधिक ब्याज दर है बैंकों के द्वारा प्रेजेंट टाइम में 7.5% आपका दिया जा रहा है। जो आपके वरिष्ठ नागरिक हैं, जो 60 से ऊपर के हैं, 65-80 के ऊपर चल रहे हैं, उनको 8 से 8.5% तक का ब्याज इनको दिया जाता है। अवश्य नॉर्मली 7.5% फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज रेट है। अगला आवर्ती जमा खाता, जिसको हम रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में भी आप देखते हैं, बैंकों में भी इसका चलन है। इसमें क्या होता है, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है, लेकिन वह धनराशि मंथली जमा की जाती है। मंथली जमा हर महीने जमा करते हैं, समय पीरियड वही है, ठीक। और उस समय पीरियड होगा 5 साल, 6 साल जो भी होगा, उस समय के अंदर हम एक निश्चित धनराशि हर महीने जमा करते हैं और समय पूरा होने पर ब्याज के साथ हमें पैसा का भुगतान किया जाता है बैंकों के द्वारा। इस प्रकार से बैंकों के द्वारा जमा स्वीकार करने के 3 खाते हैं। पहला है करेंट अकाउंट, जो व्यापारियों के लिए होता है। अगला है बचत खाता, जो छोटे बचत धारकों के लिए होता है। सावधि जमा खाता, जो एक निश्चित धनराशि फिक्स की जाती है लंबे समय के, जिसको हम एफडी कहते हैं। अगला है आवर्ती जमा खाता, रेकरिंग अकाउंट, जिसको आरडी हम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म आरडी। इसमें एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं, बस अंतर यही होता है वह धनराशि एक साथ एक मुश्त न होकर एक निश्चित भाग के रूप में पर मंथ या पर वीक के रूप में जमा किए जाते हैं। अगला आते हैं दूसरा है ऋण देना। जनरेटिंग ऑफ लोन। देखिए बैंक देती है, बैंक का काम है पहले जनता से जमा स्वीकार करना, और उस जमा को वह अपने पास रिजर्व के रूप में नहीं रखती। उस जमा को क्या करती है, बैंक क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, ताकि जिसको प्रॉफिट हो सके वह प्रॉफिट के लिए सबसे पहला काम करती है, ऋण देती है। जनता को जिसको ऋण की आवश्यकता है उसको ऋण देती है। ऋण देने के लिए सबसे पहला ऋण का उसका जो प्रकार है वह नगद साख के रूप में, जिसको कैश क्रेडिट कहते हैं। कैश क्रेडिट में होता है क्या है कि एक निश्चित धनराशि ऋण धारक के खाते में डिपॉजिट कर दिया जाता है। एक निश्चित धनराशि ऋण धारक, जो ऋण लेने वाला व्यक्ति, उसके खाते में डिपॉजिट कर दिया जाता है, और एक निश्चित सिक्योरिटी जमानत के रूप में कुछ चीज़ें उनके रख ली जाती हैं बैंक के पास, और उस एक निश्चित धनराशि उनको खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और होता क्या है कि
बैंक धारक खाते से जितना पैसा विड्रॉल करेगा उतने धन पे ही बैंक के द्वारा ब्याज लगाए जाते हैं। अब ऋण धारक जितनी बार पैसा चाहे उसमें जमा कर सकता है, निकाल सकता है। उस ऋण की सीमा जितना वह खर्च अपने खाते से विड्रॉल करेगा, बैंक उसी धन पे ब्याज लगाती है, और जितना बैंक के अकाउंट में पड़ा होगा उस पर ब्याज नहीं लगाती है। बशर्ते क्या होता है, जमानत के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में बैंक अपने पास कुछ ना कुछ ऋण धारक से लेके रखती है। अगला अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट, जिसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, BOD, ये मेरा चालू खाते पे दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि एक निश्चित धनराशि खाते में जो जमा धनराशि है, उस धनराशि से अतिरिक्त धनराशि निकालने की परमिशन बैंक के द्वारा दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर किसी के करेंट अकाउंट में 10,000 रुपये जमा हैं, 10,000 रुपये जमा है, आवश्यकता पड़ने पर बैंक ने उन्हें 50,000 रुपये निकालने की परमिशन दे दिया कि आप अपने खाते में 50,000 विड्रॉल कर सकते हैं। तो एक कंडीशन, जो एबव अमाउंट है, एक्सेल अमाउंट कितने की है, 40,000 रुपये की है ना, ये 40,000 रुपये क्या होती है, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगी या BOD कहलाएगी। इस बैंक ओवरड्राफ्ट पे जो अतिरिक्त धनराशि है उस पर बैंक ब्याज, इंटरेस्ट के रूप में मनी चार्ज करती है। अगला मेरा ऋण एवं अग्रिम, लोन एवं एडवांसेस। लोन एवं एडवांसेस, लोन एवं एडवांसेस में क्या होता है कि इसमें खाता, जो ऋण धारक होते हैं उनके खाते में एक निश्चित धनराशि एक बार ऋण के रूप में जमानत लेकर बैंक के द्वारा जमा कर दी जाती है, और उस जमानत के रूप में जो धनराशि जमा उनके खाते में की जाती है, उस पर ब्याज उसी समय से लागू हो जाता है जिस समय से उसे खाते में डिपॉजिट किया जाता है पैसा बैंक की तरफ से। और सबसे बड़ी बात, खाता ऋण धारक अपने खाते से पैसा निकाले चाहे ना निकाले, बैंक इस पर ब्याज अवश्य लगाएगी। नगद वाले में क्या है, कैश क्रेडिट स्टॉक में क्या है कि पैसा जमा कर सकता है, निकाल सकता है, जितना पैसा वह विड्रॉल करेगा उसी पे ब्याज देना होगा उसे। लेकिन इसमें क्या है, जीरो डिपॉजिट पर बैंक के खाते में, बैंक का जो क्रेडिट किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा अकाउंट होल्डर के अकाउंट को, तुरंत उसके खाते में जितनी धनराशि क्रेडिट ट्रांसफ़र की जाएगी डेबिट के रूप में, उस खाते से तुरंत ब्याज कटना चालू हो जाएगा, ब्याज लगेगा उस धनराशि पे, पैसा भले वो निकाल ले या ना निकालें। अगला है विनिमय विपत्तियों की कटौती, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज यह एक प्रकार की प्रतिभूति है जिसमें विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक अगर क्रेडिट परचेजिंग या सेलिंग किया जा रहा है, उस दशा में क्या कहते हैं, विनिमय विपत्र लिखा जाता है। जिसमें ये क्या होता है, इसमें भुगतान की तिथि, भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम, उस पर लगने वाले ब्याज, आज सभी बातें एक क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के रूप में एक प्रपत्र सरकारी कागज, जिसको स्टम्प के रूप में कहते हैं, उसमें लिखा होता है। और इस चीज अगर किसी के विनिमय विपत्र को बैंक भुनाती है तो उस पर वो अपना चार्ज लगाती है, अर्थात डिस्काउंट लेती है। अगर किसी का 10,000 का विनिमय विपत्र है, बैंक क्या करेगी, 10,000 रुपये पेमेंट नहीं करेगी, क्योंकि भुगतान कुछ समय के बाद तो होगा। विनिमय विपत्र अगर 3 साल का है या 3 महीने का है, तो भुगतान समय पूरा होने पर तो बैंक भुगतान करेगा उसका। तो अपने फायदे के लिए बैंक का काम ही है पैसा कमाना, अपना प्रॉफिट कमाना। तो एक निश्चित दर से डिस्काउंट लेगी, और एक डिस्काउंट लेने के बाद जो पैसा बचेगा उसी का भुगतान करती है, ठीक। तो वह जो डिस्काउंट पे बिल देती है वह भी क्या है, एक लोन के रूप में होता है। वह भी क्या होता है, लोन के रूप में होता है कि सिक्योरिटी के रूप में बिल ऑफ एक्सचेंज को रखा जाता है बैंक के पास, और उसको लोन ले लिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पे अगर समय पर बिल ऑफ एक्सचेंज का भुगतान नहीं हुआ तो उस दशा में बिल ऑफ एक्सचेंज भुनाने वाले व्यक्ति से बैंक अपना पैसा वसूलने की कोशिश करेगी, या फिर जो भी प्रोसीजर होगा वो आगे का काम बैंक के द्वारा किया जाएगा।
अगला है सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है कि बैंक जनता के पैसे को गवर्नमेंट क्या करना, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में इन्वेस्ट कर देती है, निवेश कर देती है। इन्वेस्ट कर देती है, जिसके कारण यह बैंकों को क्या करती, सरकार को ऋण देती है। ठीक, मतलब जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटी हैं, उसको बैंक क्या करती है, परचेज कर लेती है, अपने पास रख लेती है और बैंक सरकार को पैसा दे देती है। वो पैसा, इससे क्या होता है कि यह भी एक प्रकार का लोन ही है। इससे क्या होता है कि मार्केट में पैसा चला जाता है और जो सिक्योरिटी वो बैंक के पास चली जाती है। इस तरह से मेरे ऋण देती है बैंक, नगद साख के रूप में, अधिविकास के रूप में, लोन एंड एडवांसेस के रूप में और डिस्काउंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में। और अगला है सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करके। तीसरा जो मुख्य कार्य है क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण करना। साख का निर्माण करना, बैंक क्या करती है, अपने हर सेविंग होल्डर को या फिर अपने हर खाता धारक को बैंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक, कि एक निश्चित धनराशि वे अपने कार्ड के माध्यम से परचेजिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया वही साख का निर्माण कहलाते हैं। मतलब एक अपने खाता धारकों को ये सुविधा प्रदान करना कि अगर उन्हें अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ जाए तो उस धन का प्रयोग बैंक से कर सकते हैं। बाद में समय रहते एक समय सीमा के अंदर अपने अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट कर देंगे और उसके बाद जो ब्याज दर होगा वह ब्याज या चार्ज जो होगा वह चार्ज बैंक इस पर लगाएगी और अपना काटेगी। तो इस तरीके से प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक के मुख्य रूप से दो कार्य जो हम हमेशा ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, दो कार्य ही दिखाई देते हैं, जमाया स्वीकार करना, ऋण देना। लेकिन अगर कुछ किताबों में अगर 3 कार्य भी मिलता है, ऑब्जेक्टिव में 3 काम होते हैं तो 3 होते भी हैं, आप लिख सकते हैं। पहला है जमाया स्वीकार करना, दूसरा है ऋण देना और तीसरा है साख का निर्माण करना। ये प्राथमिक कार्य हैं बैंक के। अब रहे बैंकों के गौण एवं गौण कार्य बैंकों के, और जो सामाजिक कार्य सोशल फैक्शन है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमें उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये टॉपिक भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले टाइम पे जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।